स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रायः परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, तो किन आधारों पर हमने उसको स्वर्ण युग कहा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। हम ये बात जानें कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं, कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि गुप्त काल की विशेषताएं बताइए, उसका भी यही उत्तर होगा। इसमें से अलग अलग भी छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम जानते हैं कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी और कौन कौन शासक हुए, कब तक राज किया। लगभग 350 वर्षों तक गुप्त काल के शासकों ने राज किया। तो हम जानते हैं इसमें के संस्थापक को। गुप्त काल की स्थापना का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। कई पुस्तकों में कई विद्वान ये भी कहते हैं कि वो गुप्त थे। श्री तो एक उपाधि लगाई गई थी, उस समय उपाधियां लगाई जाती थी, श्री लगाई जाती थी। बहुत सारे राजाओं ने महाराजा धीराज, महाराजा, इस तरह की उपाधियां भी प्राप्त किए। तो श्री ऐसा लगता है कि कोई उपाधि थी, कुछ भी हो, लेकिन श्रीगुप्त ने 275 में इस वंश की स्थापना की थी। और ये लोग लिच्छवियों के सामंत थे, लिच्छवियों के सामंत थे। और श्रीगुप्त ने 275 में इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, गुप्त वंश की। 275 से लेकर के तो 300 वर्षों तक श्रीगुप्त ने राज किया और काफी मजबूत किया गुप्त काल को। इसके बाद घटोत्कच, ये घटोत्कच महाभारत वाला नहीं, घटोत्कच ने 300 से लेकर 319 तक राज किया, लिच्छवियों से संबंध बनाए। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर के 324 तक राज किया। आगे चल करके चंद्रगुप्त प्रथम के समय में काफी विस्तार हुआ गुप्त काल का और मजबूती प्रदान की इन्होंने। समुद्रगुप्त ये काफी पराक्रमी वीर शासक हुए। और चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्षों तक राज किया, 324 ईसा से लेकर के 375 तक। ये अपनी दिग्विजयों के कारण पूरे भारत में विस्तृत क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और अपनी विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से फ्रांस में नेपोलियन ने यूरोप में काफ़ी विस्तार किया था फ्रांस का, और फ्रांस को मजबूती दी थी अपनी दिग्विजयों के कारण, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने भारत में गुप्त वंश को के साम्राज्य का विस्तार किया और काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त की। तो इसलिए इनको समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त की विशेषता ये थी कि केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में काम किया था इन्होंने। इनके समय में काफ़ी अच्छी मुद्राएं ढाली गई विभिन्न प्रकार की, अश्वमेध यज्ञ भी हुआ। और गुप्त काल को की चहुमुखी उन्नति हुई समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया 375 से लेकर के 380 तक। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद सबसे कमजोर शासक था। गुप्त काल के जो शासक थे उनमें सबसे कमजोर शासक रामगुप्त था। और इसके समय में यवनों से युद्ध हुआ जिसमें पराजय भी हुई, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थिति को संभाला और पुनः गुप्त वंश को मजबूती दी। 380 से लेकर के 412 तक राज किया। समुद्रगुप्त की तरह इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं ढाली और राज्य में सुशांति स्थापित की। चंद्रगुप्त इनके समय में विदेशी भी भारत में आए और उन्होंने भी गुप्त शासकों की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा। जैसे फाइयान आया था, विदेशी यात्री था और बहुत कुछ लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में
कुमारगुप्त ने 413 से 455 ईसा तक राज्य किया। इसके बाद स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 तक, यहाँ तक गुप्त काल की काफी प्रगति हुई। लेकिन इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो अपने इतने विशाल साम्राज्य को संभालने में कामयाब नहीं रहे और धीरे धीरे गुप्त काल में का पतन होता चला गया। इसमें यद्यपि बहुत सारे राजाओं ने राज किया, जैसे पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कई बार परीक्षाओं में छोटा प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है और ये जो बाद के राजा थे इन्होंने 467 से 550 तक राज किया। 550 विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। तो इतने महान शासकों के समय में गुप्त काल की चहुमुखी उन्नति हुई। अब हम बात करेंगे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। हम सभी जानते हैं स्वर्ण, सोना सभी धातुओं में अधिक दैदीप्यमान माने चमकने वाला और मूल्यवान होता है। अगर सभी धातुओं को रख दिया जाए तो स्वर्ण, सोना अलग ही नजर आता है। इसी प्रकार से गुप्त काल भी प्राचीन भारत के विभिन्न कालों में, विभिन्न साम्राज्यों में अलग ही नजर आता है। गुप्त काल में चहुमुखी उन्नति हुई सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक, साहित्यिक, चिकित्सा, कला, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था। तो सभी क्षेत्रों में जो चहुमुखी प्रगति हुई, चारों तरफ प्रगति हुई और शांति भी थी। जनता के ऊपर किसी प्रकार के अनावश्यक टैक्स नहीं थे, कोई बहुत ऐसे युद्ध नहीं हुए जिससे जनता को परेशानी हुई, कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी, यानी सब तरफ विकास हुआ। धार्मिक क्षेत्र में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई असहिष्णुता की नीति थी, सहिष्णुता का माहौल था। तो सब तरफ अच्छा होने के कारण, सब तरफ प्रगति होने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आइए हम एक एक पॉइंट से इसको देखें। ये विशेषताएं भी, अगर कोई परीक्षा में पूछे कि गुप्त काल की विशेषताएं बताइए तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बता सकते हैं अपन। और अगर स्वर्ण युग पूछे तो स्वर्ण युग में प्रारंभिक ये बातें लिखने के बाद ये बताना पड़ता है कि किन किन आधार पर आप ये कहेंगे कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। पहला, साहित्यिक उन्नति का काल। गुप्त काल को ऐसा माना जाता है कि इस काल में साहित्य की काफी प्रगति हुई। क्यों? क्योंकि इसमें एक से एक साहित्यकार हुए। कालिदास, शूद्रक, भट्टी, विष्णुगुप्त जिन्होंने पंचतंत्र की स्थापना की। कालिदास के बारे में आप जानते हैं, एक से एक नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, तो एक से एक उन्होंने नाटकों की रचना की। तो कालिदास हुए। आप सभी जानते हैं विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र की रचना की। इसी प्रकार वात्स्यायन हुए जिन्होंने कामसूत्र की रचना की। भट्टी हुए रावणवध, दंडी दश कुमार चरित्र। तो इस समय एक से एक उत्कृष्ट रचनाएं साहित्य की लिखी गई। राजाओं ने भी साहित्यकारों का को संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण बहुत अच्छी रचनाएं इस काल में लिखी गई। कई रचनाओं का अनुवाद भी हुआ। दूसरा, विज्ञान और तकनीकी का विकास का युग था। प्राचीन भारत के जितने और काल थे उसमें विज्ञान और तकनीकी की इतनी अच्छी प्रगति कहीं देखने को नहीं मिलती। चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, ज्योतिष का क्षेत्र हो, खगोल शास्त्र का हो या चिकित्सा शास्त्र का हो। चिकित्सा शास्त्र में भी मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। तो दोनों इस समय विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। आर्यभट्ट इसी काल के थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इससे पहले एक तो उन्होंने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया और शून्य का आविष्कार हुआ। तो अभी तक 9 के बाद में अलग तरह की संख्याएं होती थी। बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि भारत में अगर
गुप्त काल में जाकर के शून्य का आविष्कार हुआ तो रावण के 10 शीश 11 शीश की बात कैसे कहते थे? 10 शून्य का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो वो अज्ञान के कारण ऐसी बातें करते हैं। वास्तव में 9 तक के अंकों के बाद में अलग तरह से लिखा जाता था। ऐसा नहीं था कि 11 12 या आगे की कोई संख्याएं नहीं थी और उनको अलग ढंग से संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाए। लेकिन यहाँ पर दशमलव और शून्य का आविष्कार हो जाने से इकाई, दहाई, सैकड़ा पद्धति शुरू हुई और इन्हीं अंकों को आगे बढ़ाया गया। आर्यभट्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया। बहुत पहले बता दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां कब निर्मित होती है। इसके अलावा इसी समय वराह मिहिर हुए। वराह मिहिर वराह मिहिर ने नक्षत्र और भूगोल के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी प्रदान की। ब्रह्मगुप्त एक नाम आता है। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि पृथ्वी में एक आकर्षण क्षमता होती है। तो आप कोई भी चीज अगर ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। आगे चल करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में यही बात कही। तो गुप्त काल में सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी में एक आकर्षण क्षमता होती है। वो जो भी चीज ऊपर फेंकी जाएगी या ऊपर से गिरेगी वो नीचे की तरफ ही आएगी। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी इस समय काफी प्रगति कर ली थी। नागार्जुन थे और उस समय का मेहरुल स्तंभ आज भी देखिए उसमें जंग नहीं लगी। तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी इन लोगों ने काफी प्रगति की थी और विभिन्न धातुओं से जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि को मिला करके और उनसे ये लोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा भी किया करते थे। रोगों के उपचार में इसका उपयोग करते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में हस्ती माने हस्ती ग्रंथ लिखा, हस्ती आयुर्वेद, हाथियों का उपचार करने की, अश्वों का उपचार करने की, जानवरों के उपचार करने के लिए इस दिशा में प्रगति की और विभिन्न जड़ी बूटियां, सोना, चांदी, तांबा इनके उपयोग करके और मरीज को ठीक करना, बीमार को ठीक करने का आविष्कार इस समय कर लिया था। तो दूसरी चीज, पहला साहित्य की उन्नति का काल था। दूसरा अगर हम देखें तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी, जिसके कारण इस युग को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि और काल में इतनी प्रगति नहीं हुई जितने की इस समय में। तीसरा यदि हम देखें तो कला की उन्नति। कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में कम प्रगति नहीं हुई थी। यदि आप देखें कला को तो चाहे वास्तुकला हो, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, सभी क्षेत्रों में गुप्त काल में पर्याप्त प्रगति हुई थी। कैसे? जैसे इस समय के राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप जिसमें धमेक का स्तूप है, स्तूप और विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ जो उनकी वास्तुकला को दर्शाता है। ये आज भी यदि आप देखें तो उस समय का बना भूमरा का शिव मंदिर, उस समय का तिगवा का विष्णु मंदिर, नशना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतारा का मंदिर अपने आप में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो गुप्त काल में स्तंभयुक्त और उस समय के जो स्तूप बनाए गए वो भी, मंदिर भी और कुछ गुहाएं भी, वो भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुप्त काल में मूर्ति कला भी उच्च कोटि की थी। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। इन मूर्तियों में ज़्यादातर जो बनाई गई वो हिंदू देवी देवताओं की थी। लक्ष्मी की थी, भगवान विष्णु की थी, कार्तिकेय की थी, गणेश की थी। ये मूर्तियां बनाई गई। इस समय विभिन्न जैसे उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुहाएं, ये भी गुप्त काल की कला की उत्कृष्ट नमूने रहे। चित्रकला को अगर देखें तो उस काल में चित्रकला भी उच्च कोटि की थी। अगर आप अजंता की गुफाएं देखें और ग्वालियर के निकट
बाघ की गुफाओं को देखें तो हमें लगभग बाघ में 9 गुफाएं और अजंता में 29 गुफाएं मिलती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए। उन चित्रों में मानव जीवन को दर्शाया गया, विभिन्न देवी देवताओं को दर्शाया गया, कथाएं हैं उसके अंदर, कृष्ण जन्म की कथाओं को उसके अंदर दर्शाया गया। तो ये उच्च कोटि की कलात्मकता को उनकी उच्च कोटि की कलात्मकता को दर्शाता है, कला की उन्नति हुई। इसके अलावा ये धार्मिक सहिष्णुता का युग भी था। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये था कि ज़्यादातर जो गुप्त शासक थे वो हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे और उसमें भी वैष्णव धर्म को मानते थे। विष्णु और लक्ष्मी की ज़्यादा उपासना की जाती थी, लेकिन उस समय बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म के लिए इस समय स्तूप भी बनाए गए, गुहाएं बनाई गई, और मथुरा के जो नदी है वहाँ पर दोनों ओर काफ़ी सारे इस तरह के उनके बौद्ध धर्मावलंबी रहते थे। तो किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो शैव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी को समानता दी गई इसमें। तो इसलिए धार्मिक सहिष्णुता के युग के कारण भी इसको स्वर्ण युग कहते हैं। राजनीतिक एकता का काल, जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिला करके और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। तो जो भेदभाव की भावना होती है, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में जो मनमुटाव होता है वो नहीं रहा और एकता की स्थापना हुई, राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। आदर्श शासन व्यवस्था, इस समय के राजाओं ने शांति के साथ साथ ना तो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाए और शांति प्रदान की, उनको जैसे कोई कृषि करते थे तो कृषि के विकास के लिए काम किया, अगर व्यापार करते थे तो व्यापार के विकास के लिए काम किया। तो पूरी तरह से जो जनता के हितों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा गया, प्रगति भी थी और साथ साथ जनता के हितों का भी उन्होंने ध्यान दिया, सही न्याय किया। तो एक आदर्श शासन व्यवस्था के कारण भी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक और ये आर्थिक संपन्नता का काल था। आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल एक समृद्ध युग था। विदेशी जो यहाँ पर आए उन्होंने भी यहाँ की आर्थिक संपन्नता की बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी तारीफ की है कि उस समय स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में था, बाजार अच्छे सजे हुए थे, लोगों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी, कोई भी भुखमरी की स्थिति में नहीं था, प्रजा का पूरा राजा ध्यान रखते थे, उनके ऊपर कोई करों का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं था। तो इसलिए आर्थिक संपन्नता का था। सबसे बड़ी बात है कि इस समय भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ, भारतीय संस्कृति विदेशों तक फैली, जिसमें जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया ये देश प्रमुख है जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। एक और कारण था, महान शासकों का युग था। आपने देखा था अभी हाल कि एक से एक महान शासक हुए जिन्होंने काफी कार्य किए, साम्राज्य को तो बढ़ाया ही, बिना पब्लिक जो जनता थी उसको किसी तरह की परेशानी दी, साथ साथ विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलाई, उन्होंने विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया, गुहाओं का निर्माण किया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, कला के क्षेत्र में प्रगति की। तो महान शासक हुए, एक से एक बढ़ करके महान शासक हुए। अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने करवाए, नई जो संवत थे वो उन्होंने चलाए। इस प्रकार से इन कारणों से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ये हम विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। यदि कोई पूछे कि गुप्त काल की विशेषताएं बताइए तो ये बता देंगे। कभी कभी छोटा प्रश्न आ जाता है कि गुप्त काल की में साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तो साहित्य के क्षेत्र में हम जो बताया वो बता सकते हैं। कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तो हमने गणित, ज्योतिष, चिकित्सा इसके क्षेत्र में जो प्रगति बताई है वो हम बता सकते हैं। और कला की उन्नति, कला एवं साहित्य कई बार पूछ लेते हैं, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तब इसके बारे में बता सकते हैं। और विशेषताएं हम इसकी बता सकते हैं। गुप्त काल में काफ़ी कुछ लंबा है, मटेरियल काफ़ी है इसके, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि जीवन का पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इसका
स्वर्णयुग होना और इसकी विशेषताएं। इस समय विज्ञान, तकनीकी, कला और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। आशा है आपको इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और अब इसको पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।